प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य शासकों का युग और मौर्य शासकों के समय में मौर्यकालीन शासकों के बाद जो उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां थी, अर्थात मौर्य शासकों का जो विशेषताएं थी, जिसमें प्रशासन, सामाजिक, धार्मिक और उनकी जो अन्य गतिविधियां थी, जिन्हें हम मौर्यकालीन सांस्कृतिक गतिविधियां के नाम से जानते हैं, जिनकी जानकारी के सूत्र जो हैं उनके बारे में हम लोगों ने प्रारंभ में चर्चा की थी कि समकालीन साहित्यिक ग्रंथ, चाहे अर्थशास्त्र हो, मेगास्थनीज की इंडिका हो, समकालीन साहित्य हैं, उनसे हमें अलग अलग समय में जो घटनाक्रम हुए उनकी जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही मौर्य शासकों के शासन काल को समझने की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसमें हमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मौर्यकालीन सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रशासन जो है, जिसकी जानकारी हमें कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य के द्वारा लिखी गई राजनीति शास्त्र पर महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। प्रशासन के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक से प्राप्त होती है, जिसमें उन्होंने समकालीन मौर्य शासकों की घटनाओं का, मौर्य शासन की घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था। अर्थशास्त्र में शासन के जिस स्वरूप की बात की गई है वह वंशानुगत राजतंत्रीय परंपरा पर थी। कौटिल्य ने लिखा है कि विशाल साम्राज्य के शासन के लिए परामर्शदात्री संस्था का होना अनिवार्य है, अर्थात राजा को सलाह के लिए परामर्श मंडल की आवश्यकता रहती है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में शासन का भार मुख्यतः एक विशाल वर्ग पर था, इस बात को भी अपनी पुस्तक में लिखा है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में जिन परामर्शदाताओं या सहयोगियों को जो वर्णन किया है, वे कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे जिनकी जानकारी हमें मौर्य प्रशासन के अध्ययन से प्राप्त होती है और उनके कार्यों से मौर्य प्रशासन को समझने में सहयोग मिलता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों में समाहर्ता, इसका कार्य था भूमि पर होने वाले राजस्व को वसूलने का कार्य, समाहर्ता। दूसरा सन्निधाता, जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता है, कोष का अध्यक्ष। तीसरा प्रशास्ता, प्रशास्ता का तात्पर्य था राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला शासक, प्रशास्ता। अगला आंतवर्षिक, जिसका सीधा अर्थ था राजा के अंगरक्षक दल का प्रधान। अगला देवारिक, राजमहल का प्रधान अधिकारी। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का प्रधान अधिकारी। दुर्गपाल, आंतरिक दुर्गों का प्रधान अधिकारी। ये प्रारंभिक
और महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी थे, जिनके बारे में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में इनका वर्णन किया है। यूनानी लेखक इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहते थे, जो कुछ प्रमुख थे, जिसमें थे सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि भूमि का प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, टकसाल विभाग का प्रधान अधिकारी, टकसाल विभाग का प्रधान अधिकारी लक्षणाध्यक्ष, चारागाह भूमि का प्रधान अधिकारी जो था, जिसे विविता अध्यक्ष कहा जाता था, जो पशुपालन से संबंधित चारागाह भूमि जो हुआ करती थी उसका प्रमुख अधिकारी था। पोतवा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष का तात्पर्य होता है माप तोल से संबंधित प्रमुख अधिकारी, पोतवा अध्यक्ष। आकरा अध्यक्ष, आकरा अध्यक्ष का तात्पर्य होता है खान विभाग का प्रमुख अधिकारी, जो राजस्व के निर्धारण का कार्य किया करता था। खान विभाग का प्रमुख अधिकारी, उसे आकरा अध्यक्ष कहा जाता है। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो थी वो प्रांत थी, और मौर्य शासकों ने अपने मौर्य साम्राज्य का विभाजन 5 प्रांतों में किया था, जिसकी अलग अलग समय में अलग अलग राजधानियां थीं। जैसे उत्तरापथ जो प्रांत था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ जो प्रांत था, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती प्रांत जो था, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। मध्य प्रदेश या मध्य क्षेत्र जो था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और कलिंग जो अलग प्रांत था, इसकी राजधानी तोसली थी। इन प्रांतों का विभाजन जो किया गया था, यह प्रशासनिक कार्यों को सही तरीके से चलाने के लिए इनका वर्णन किया गया था। परंतु अलग अलग समय में मौर्य शासकों ने इन राजधानियों में परिवर्तन किया था, जो हमें उस समय के धर्मग्रंथों से जिसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब प्रांत जो थे, 5 प्रांत जो थे, वे जिलों में विभक्त थे। जिलों को आहार या विषय कहा जाता था। जिले के शासक को स्थानिक की उपाधि दी जाती थी। मौर्य काल के शासकों की जो न्याय व्यवस्था थी, वो 2 तरह से थी। मौर्यकालीन शासकों की न्याय व्यवस्था जो थी, वो 2 तरह से न्याय व्यवस्था थी। पहला तो कंटक शोधक, दूसरा धर्म स्थगी। कंटक शोधक का तात्पर्य फौजदारी व्यवस्थाओं से था, जिनमें 3 अमात्य और 3 प्रदेष्टा हुआ करते थे। धर्म स्थगी, जिस न्याय व्यवस्था का अर्थ दीवानी से था, 3 अमात्य और 3 धर्मस्थ इसके अंतर्गत हुआ करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र, नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को रज्जुक की उपाधि दी जाती थी। ये धर्म अधिकारी थे, जिनका मुख्य कार्य नगर और जनपद क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। गुप्त काल के समय में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुप्तचर व्यवस्थाओं को भी स्थापित किया गया था। जैसे संस्था एक ही स्थान पर टिक कर
रहकर गुप्तचर करने वाले व्यक्तियों के समूह को संस्था कहा जाता था। और संचार, भ्रमणशील गुप्तचर जो हुआ करते थे उन्हें हम संचार के नाम से जानते थे। ये थी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंग और उनकी व्यवस्थाएं। मौर्य काल में सामाजिक जीवन की अगर हम चर्चा करते हैं तो वर्ण और वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्वतः विकसित हो चुकी थी, अर्थात परंपरागत वर्ण एवं वर्णाश्रम व्यवस्था उस समय में विकसित हो चुकी थी। कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार है। ब्राह्मणों को राज्य के तरफ से करमुक्त भूमि दान में दी जाती थी, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। अर्थात ब्राह्मणों को राज्य की तरफ से करमुक्त भूमि दान में दी जाती थी, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। और कौटिल्य ने 15 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख कौटिल्य ने 15 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है, जो अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। यहाँ वैदिक कालीन विवाह संस्कारों की अगर हम बात करते हैं तो वे 8 विवाह संस्कार थे। उससे हट करके 2 नई व्यवस्थाएं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी उस समय में प्रचलित था। जैसे अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ग का हुआ करता था, स्त्रियां निम्न वर्ग की हुआ करती थी। अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, इसमें पुरुष निम्न वर्ग का हुआ करता था और स्त्रियां उच्च वर्ण की हुआ करती थी, वह प्रतिलोम विवाह। इस प्रकार के विवाह संस्कार की जानकारी भी हमें कौटिल्य के धर्म ग्रंथों से प्राप्त होती है। अब यहाँ कुछ वर्ण संकर जातियों का उदाहरण जो दिया है कौटिल्य ने, जैसे पिता ब्राह्मण है, माता वैश्य है। यहाँ जो वर्ण संकर जाति है उसे अंबष्ठ कहा जाता है। पिता ब्राह्मण है, माता शूद्र है, और यहाँ जो वर्ण संकर जाति है उसे निषाद पौलकस कहा जाता है। पिता क्षत्रिय है, माता शूद्र है, उसे उस वर्ण संकर जाति को उग्र कहा जाता है। पिता शूद्र है, माता ब्राह्मण है, इस वर्ण संकर जाति को चांडाल कहा जाता है। मेगस्थनीज ने समकालीन भारतीय समाज का जो वर्णन किया है अपनी पुस्तक इंडिका में, उसमें वह यह दर्शाने का प्रयास करता है कि भारत में उस समय में भारतीय समाज जो था वो 7 भागों में बटा हुआ था, जबकि उनका जो नामकरण किया गया, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, यह जो 7 नामकरण जो किए गए भारतीय समाज के विभाजन को दर्शाने के लिए, यह मेगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होते हैं। स्त्रियों की स्थिति की अगर बात करें कि विधवाओं के पुनर्विवाह होते थे, सती प्रथा का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। रूप जीवा स्त्रियां स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली महिलाएं हुआ करती थी। पेशुर रूपादासी ग्राहकों के मनोरंजन का कार्य किया करती थी। इस काल में स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक खराब नहीं थी। प्रवहन एक प्रकार का सामाजिक समारोह हुआ करता था,
जिसमें खान पान की व्यवस्था की जाती थी। अगर आर्थिक जीवन, मौर्यकालीन शासकों का जो आर्थिक जीवन था, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। वार्ता, जिसका सीधा अर्थ था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर निर्भर रहने वाले जीविका के साधन को वार्ता कहा जाता था। अच्छी भूमि को आदेव मात्रक कहा जाता था। अच्छी भूमि को आदेव मात्रक कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है बिना वर्षा के भी खेती करने की स्थिति जो थी उसे आदेव मात्रक कहा जाता था। मेगस्थनीज ने किसानों को सामाजिक वर्गीकरण में दूसरा स्थान दिया है, अर्थात मेगस्थनीज ने किसानों को भी सामाजिक वर्गीकरण के अंतर्गत उसने जोड़ा था। मौर्यकालीन शासकों के आय के जो क्षेत्र थे, जैसे दुर्ग, विभिन्न नगरों से होने वाली विभिन्न आय, राष्ट्र, जनपदों से होने वाली आय, और जनपदों से होने वाली आय जो थी वो भी दो भागों में बटी हुई थी। राजकीय भूमि अर्थात सरकारी नियंत्रण या राजा के नियंत्रण की जो भूमि थी उससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था, और गैर राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय हुआ करती थी उसे भाग कहा जाता था। उद्यत भाग पानी की सुविधाओं के बदले वसूल किया जाता था। यह कर था मौर्यकालीन आय के क्षेत्रों में दुर्ग, राष्ट्र, उद्यत भाग, सेतु, फलों के उद्यान, औषधियों से प्राप्त होने वाली आय को सेतु कहा जाता था। प्रणय कर, इसका तात्पर्य हुआ करता था आपातकालीन कर। ब्रज, पशुओं से होने वाली आय को ब्रज कहा जाता था। चाणक्य के अनुसार भूस्वामी को क्षेत्रक तथा काश्तकार को उपवान कहा जाता था। कुछ अन्य करों का वर्णन भी हमें समकालीन साहित्यों से प्राप्त होता है, जैसे परिहीणक, परिहीणक भूमि पर हानि के बदले दिया जाने वाला कर। पार्श्व, व्यापारियों से लिया जाने वाला कर। पिंड कर, गांवों से वसूल किया जाने वाला कर। निष्क्राम्य, आयात व निर्यात कर। जो ये अन्य कर जो थे ये मौर्यकालीन शासकों के आय के साधन के रूप में देखा गया था। अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर मेय, अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर मेय। नगद प्राप्त होने वाला जो कर हुआ करता था उसे हिरण्य कहा जाता था। ये मौर्यकालीन आय के प्रमुख स्रोत थे। व्यापारिक मार्गों की अगर हम बात करें कि मौर्यकालीन शासकों ने अपने क्षेत्र का विभाजन 5 प्रांतों में किया था। सर्वाधिक प्रसिद्ध मार्ग जो था वो उत्तरापथ था, जिसका प्रारंभ पुष्कलावती से ताम्लुक बंदरगाह तक था, और बाद में इसी रोड को, इसी मार्ग को पुष्कलावती से ताम्लुक बंदरगाह तक का जो मार्ग था, इसी मार्ग को बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया। मौर्यकालीन मूर्तिकला जो थी, धौली के हाथी की तुलना में सांची और सारनाथ के सिंहों की शैली
आडंबरपूर्ण हैं। यक्ष यक्षियों की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं और सबसे प्रसिद्ध चामर ग्रहणी की जो मूर्ति थी, जो हमें मौर्यकालीन चित्रकला या मौर्यकालीन मूर्तिकला के बारे में हमें प्रमाण प्रस्तुत करती है। जबकि हम जानते हैं कि मौर्यकालीन जो व्यवस्थाएं थी उसमें हमें यह देखने को मिला कि प्रारंभिक मौर्यकालीन शासकों ने अपने अपने कार्यों के द्वारा किस तरीके से मौर्य काल को शक्तिशाली बनाया।